गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपनी पिछली क्लास में पैरॉल के मेथड ऑफ सिंथेसिस देखे थे। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं पैरॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी एरोमेटिसिटी और उसके अन्य अम्लीय एवं क्षारीय गुण के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि पैरॉल की संरचना में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनुनादी संरचनाओं में भाग लेता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रिंग में आता है तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो अपनी वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह से इस परिस्थिति पर शिफ्ट हो जाता है। इसके पश्चात इसकी विभिन्न अनुनादी संरचना, जिन्हें आप अच्छे से समझते हैं, कि यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन यहाँ उपस्थित है और इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रिंग में जाते हैं तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है और इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो जो अनुनादी संरचना बनती है वो इस तरह से बन जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से ऋण आवेश आ जाता है और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में जाते हैं, इसकी वजह से उस पर धन आवेश आ जाता है। ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट अनुनादी संरचना में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी स्थिति ग्रहण करता है और इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाने की वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अनुनादी नेक्स्ट संरचना बनती है वो इस तरह से बनती है। नाइट्रोजन पर धन आवेश उपस्थित है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की वजह से इस कार्बन पर ऋण आवेश आ जाता है, इस कार्बन पर। तो इस तरह से इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये जब रिंग में आएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन पर भी नेक्स्ट अनुनादी संरचना में इस कार्बन पर इस तरह से ऋण आवेश आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड है वो एक यहाँ पर उपस्थित है, एक यहाँ पर उपस्थित है और नाइट्रोजन पर धन आवेश। ये अनुनादी संरचना नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगी। तो पायरॉल की निम्न अनुनादी संरचनाओं की वजह से ये मॉलिक्यूल स्थायी होता है। इसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज इस तरह से हैं। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 31 किलो कैलोरीज पर मोल होती है और जो बंध लंबाई है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन बंध लंबाई और डबल बॉन्ड की बंध लंबाई साधारण जो नॉर्मल होती है वो होती है। और अच्छा, अब इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, लेकिन ये कुछ पोलरिटी लिए हुए होता है, जो कि द्विध्रुव आघूर्ण 1.08 डिवाइस से हम साबित कर सकते हैं। ये पोलरिटी का रीज़न इसमें कार्बन के साथ में नाइट्रोजन का उपस्थित होना होता है, जिनकी की विद्युत ऋणता अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जो बंधी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड रहते हैं, जो इसको पार्शियली पोलरिटी का मतलब है कि पार्शियल किसी भी परमाणु पर धन और कुछ मात्रा में धन और कुछ मात्रा में विभिन्न परमाणुओं पर ऋण आवेश का आ जाना है। तो ये ऋण आवेश जो है या धन आवेश जो मॉलिक्यूल में है वो इनकी अलग अलग कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं की अलग अलग विद्युत ऋणता की वजह से होता है। इसीलिए ये पोलैरिटी शो करता है। इसके नेक्स्ट हम देखें इसकी संरचना किस तरह की होती है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो बंध हैं वो कार्बन कार्बन में, हम जानते हैं बेंजीन में भी ये सारे बंध जो हैं वो sp2 संकरित बंध होते हैं। ये sp2 संकरित बंध हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है उसके साथ में sp2 संकरित s ऑर्बिटल हमारा हाइड्रोजन का और sp2 हमारा कार्बन के बंध हैं, वो sp2 बंध यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें फिर पाई बंध का निर्माण होता है, जो कि कार्बन पे उपस्थित और नाइट्रोजन पे उपस्थित नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये p ऑर्बिटल्स हैं। इनकी वजह से इनके आपसी पार्श्वीय अतिव्यापन की वजह से
कोलेटरल ओवरलैपिंग की वजह से इनमें फिर पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। हाँ, नाइट्रोजन के पास में एक नॉन बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल उपस्थित होता है जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। उसका भी पार्शियल अतिव्यापन कार्बन के पी ऑर्बिटल से होता है और पाई बंधों का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसकी संरचना आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं पायरॉल की अम्लीयता और क्षारीयता। पायरॉल एक दुर्बल क्षार है। अमोनिया हम सब जानते हैं बेसिक इन नेचर होता है। जल की अभिक्रिया के द्वारा अमोनिया NH4OH का निर्माण करता है जो कि क्षार है। तो अमोनिया क्षारीय है। पायरॉल भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है तो इसको भी क्षारीय होना होता है, लेकिन ये बहुत ही दुर्बल क्षार है। हम जानते हैं अम्ल से तात्पर्य हमारा वे पदार्थ जो कि विलयन में H+ आयन दे, और क्षार से हमारा तात्पर्य वे पदार्थ जो H+ आयन को ले लें। H+ आयन को लेने के लिए इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होनी चाहिए किसी भी क्षार के पास में। जैसा कि अमोनिया के पास में नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ से रिएक्ट करता है और NH4+ आयन बनता है। अर्थात नाइट्रोजन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उस हाइड्रोजन को दे करके क्षार की तरह कार्य करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात पायरॉल को भी क्षारीय होना होता है, लेकिन पायरॉल बहुत ही दुर्बल क्षार है। उसका कारण इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनुनाद में रिंग में अनुनादी संरचनाओं द्वारा उस रिंग को, उस वलय को एरोमेटिक प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी भी दूसरे हाइड्रोजन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते और हाइड्रोजन से बंध नहीं बनने के कारण ये बहुत ही दुर्बल क्षार की तरह काम करता है। लेकिन इसकी प्रबल अम्ल से, दुर्बल अम्ल से इसकी अभिक्रिया नहीं होती। अम्ल से अभिक्रिया का तात्पर्य ये H+ से अभिक्रिया करे या H+ को ले ले, उसके लिए इसके पास में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त रूप में उपस्थित होना चाहिए, जो कि नहीं होता। इसीलिए अमोनिया की जो pKb वैल्यू है आप देख सकते हैं वो 4.8 है, लेकिन पायरॉल के लिए इसका मान 13.5 या 6 होता है। चलिए इसके आगे हम देखें। लेकिन प्रबल अम्ल से अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो ये उससे रिएक्ट करके पॉलीमर बनाता है। प्रबल अम्ल से अभिक्रिया करने पर यहाँ जब ये हम देखें दो स्थिति पर अटैक हो सकता है, अल्फा स्थिति और बीटा स्थिति। तो अल्फा स्थिति पर अटैक से पॉलीमर बन जाता है। जो दो स्थिति है, दो कैसे हुई इसकी स्थिति, हमने नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया है और इसके नेक्स्ट डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है इसको हमने नंबर 2 दिया है। तो सेकेंड स्थिति पर इसका प्रहार होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ का। तो ये अनुनादी संरचनाएं हमें 1, 2 और 3 अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती है। इन अनुनादी संरचनाओं के बनने के पश्चात दूसरा पायरॉल मॉलिक्यूल का, ये पायरॉल मॉलिक्यूल है, इसका वापस इस N पर प्रहार होता है और इस तरह से बंध बनता है एवं जो पहले वाला रिंग, जो पायरॉल की रिंग है उसमें नाइट्रोजन पर धनावेश हो जाता है। अब इस पर पुनः एक पायरॉल मॉलिक्यूल का अटैक होएगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज उस वाली रिंग पर चला जाएगा। तो इस तरह से अनुनादी संरचनाएं बनने के साथ साथ हमें पॉलीमर गहरे रंग का पॉलीमर हमें प्राप्त होता है, बहुलक प्राप्त हो जाता है। तो प्रबल अम्ल से पायरॉल की अगर अभिक्रिया कराई जाए तो इस अभिक्रिया में हमें बहुलक प्राप्त होता है, पॉलीमर प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पायरॉल की अम्लीय व्यवहार। अम्लीय व्यवहार से तात्पर्य यह विलयन में H+ दे दे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पायरॉल H+ देता है और उसके पश्चात बनने वाला जो ऋण आयन है वो विभिन्न अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर सकता है। हमने ये अपनी पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि फिनॉल भी इसी तरह से अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है कि वो H+ देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है और इसीलिए वो आसानी से H+ दे पाता है। सेम कंडीशन पायरॉल के साथ में भी है। आप देख सकते हैं पायरॉल H+ को देता है विलयन में, उसके बाद में जो पिराइल ऋणायन बन गया है वो नेगेटिव आयन जो है वो रिंग में वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं और ये विभिन्न अनुनादी संरचनाएं, विभिन्न
स्थितियों पर ये अनुनादी संरचनाएं बनाता हुआ अपने आप में स्थायी हो जाता है और इसीलिए पायरोल एक अम्ल की तरह कार्य करता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये एक प्रबल अम्ल हो गया, बहुत ही दुर्बल अम्ल ये और अम्ल की तरह व्यवहार करता है। पायरोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके उसका पोटेशियम सॉल्ट बना देता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात जो जनरल रिएक्शंस हैं किसी भी एरोमेटिक रिंग की, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि हम अपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जो एरोमेटिक रिंग्स होती हैं वो अनुनाद द्वारा स्थायी होती हैं, इसलिए उस पर योगात्मक या विलोपन अभिक्रियाओं का होना काफ़ी कठिन होता है। सामान्यतया सारी एरोमेटिक रिंग्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो आसानी से किसी और ही समूह का के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए, किसी E+ के लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध होते हैं, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन्स ने ही बहुत सामान्यतया हो जाती हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रिया को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।